नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जो है एमसीक्यू सीरीज में लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 1 में आपको हम बताया था क्वेश्चन नंबर 10 तक, और आज पहला चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है, जो सीरीज का 11 नंबर है, लेकिन आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, जरा समझिए। कहता है इफ द स्फीयर ऑफ ए बैड कंडक्टर, एक स्फीयर है जो बैड कंडक्टर है, इज गिवन ए चार्ज, एक स्फीयर जो कि बैड कंडक्टर है जिस पे चार्ज दिया जा रहा है, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। आप यहां पर एक स्फीयर ले लीजिए, एक स्फीयर है और ये कहता है बैड कंडक्टर है। जैसे ग्लास का स्फीयर ले लीजिए, इसको आप ग्लास स्फीयर ले लीजिए, इसको ग्लास स्फीयर, और ये बैड कंडक्टर है, इस पे चार्ज दिया जा रहा है। मान लेते हैं आप चार्ज दे दिए 4 कूलम, सपोज करो 4 कूलम चार्ज आप दे दिए। तो जब 4 कूलम चार्ज आप दे दिए बच्चों, तो अब बताओ चार्ज वहीं पे रहेगा या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? प्रश्न उठता है, ये बैड कंडक्टर है, तो बैड कंडक्टर में जहां चार्ज आप डालेंगे चार्ज वहीं रहेगा, वहां से कंडक्टिविटी इसका तो है नहीं कि जो कंडक्ट करेगा। दैट मीन्स जहां पे चार्ज आप दे रहे हैं बस चार्ज वही रहेगा, क्योंकि बैड कंडक्टर है। अब आप जब इस सारी बात को सोच के देखिए क्या क्या बातें आता है। कहता है कि जो चार्ज देते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, वो चार्ज का बंटवारा हो जाएगा सरफेस पर। ये बात आपसे पूछ रहा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो तब होता जब वो बड़ी कंडक्टर रहता, तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लेकिन ये बैड कंडक्टर है इसलिए उसके सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जहां पे चार्ज आप डाले हैं बस वहीं पे रहेगा। दूसरा बात, इनसाइड जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। जब ये बैड कंडक्टर, उसमें चार्ज कहां से जाएगा? तो चार्ज इनसाइड भी नहीं जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। ओनली इनसाइड द सरफेस, इनसाइड वाली बात ही नहीं है। तो चार्ज ना तो कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा न अंदर जाएगा। तो आखिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन अगर ढूंढना होगा तो क्या होगा? एक बैड कंडक्टर स्फीयर है जिस पर आप चार्ज डाले हैं, समथिंग चार्ज आप दे दिए हैं, तो कहता हूं चार्ज का नेचर क्या होगा, कैसे वो चार्ज फैलेगा कि नहीं फैलेगा, अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। बैड कंडक्टर पे जहां चार्ज आप डालेंगे बस चार्ज वही रहेगा, इसलिए आपको सरफेस पे भी नहीं जाने वाला है, इनसाइड भी जाने वाला नहीं है। तो ऐसे केस में आपका ऑप्शन ना तो ए बनेगा, ना तो बी बनेगा, ना तो सी बनेगा। तो ऐसे केस में अपना ओमार सीट में आप कौन आंसर डालेंगे? आपका आंसर होने वाला रहेगा डी। तो आप यहाँ पे डी डाल देंगे, क्योंकि बैड कंडक्टर है, चार्ज का फ्लो होने वाला है नहीं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। ये गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। कहता टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब, एक क्यूब के सारे फेस से जो फ्लक्स होगा उसके बारे में बात कर रहा है। साइड ऑफ लेंथ ए, वो क्यूब का जो है लेंथ है ए, प्रत्येक साइड उसका ए है। इफ चार्ज क्यू, गौर करेंगे, क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट ए कॉर्नर ए, डायग्राम गिवन है, ए पॉइंट पर चार्ज डाला जा रहा है क्यू, यहां पे चार्ज क्यू डाला जा रहा है। तो आपसे पूछता है कि बताओ, आपसे पूछता है, इसको रखिए उधर, आपसे पूछता है कि भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। एक क्यूब आपके सामने बना हुआ है और इस क्यूब के पॉइंट ए पर क्यू चार्ज डाला गया, तो कहता भाई इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा? जरा सोचो, फ्लक्स की बात आ रही है तो सबसे पहले आपको गॉसेस थ्योरम दिमाग में लाना है। गॉसेस थ्योरम, बताइए गॉस थ्योरम कब अप्लाई होता है? जब एक गॉसियन सरफेस होता है। जैसे यहां पर अगर प्लस क्यू चार्ज देंगे और आपसे बोलेगा बताओ कितना फ्लक्स निकल रहा है, सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे, यहां पर स्फीयर बन गया, तब यहां जो फ्लक्स निकलेगा वो हो जाएगा 1/ε नॉट इनटू क्यू। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बात नहीं बोला जा रहा है। यहां पर आपको एक क्यूब दिया गया है बच्चों, यहां पर आपका एक क्यूब दिया गया है और कहता है क्यूब के कॉर्नर पर, क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज क्यू डाला गया है, तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा? मुझे एक लाइन बता दो, क्या इससे जो फ्लक्स निकल रहा है इस फ्लक्स को कवर करने में कामयाब है? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा यहां पे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो कान खोलकर सुनिएगा, बहुत सुपर क्वेश्चन है।
अगर ये कॉर्नर पे रखा हुआ है तो क्यूब में कितने कॉर्नर होता है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कॉर्नर है। और ये जो फ्लक्स निकल रहा है उसको कवर नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो कान खोल के सुनो, 8 गो क्यूब बनाइएगा, तब जाकर इससे निकलने वाले फ्लक्स को कवर कर पाइएगा। मतलब इस केस में 8 गो क्यूब मिला के एक गॉसियन सरफेस बनेगा। तो 8 क्यूब से जो फ्लक्स निकालेंगे तो हम लगाएंगे फॉर्मूला 1/ε0 इनटू क्यू। लेकिन हमको 8 क्यूब से नहीं मांग रहा है, हमको मांग रहा है 1 गो क्यूब से। तो अब जरा सोचिए, 8 गो क्यूब से फ्लक्स आपको पता है और आपको चाहिए 1 गो क्यूब से, आप कर दीजिए 1/8। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए, Q/8ε0। यही क्वेश्चन को अगर इजी ढंग से सोचें, अगर इसी क्वेश्चन को मान लेते एग्जामिनर चेंज करना चाहता है, इस क्वेश्चन को अगर चेंज करना चाहता है, मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन में कितना आसानी हो जाता है बातचीत। अगर मान लो यहां पर क्यूब लेते हैं, हम यहां पर क्यूब लेते हैं, और अगर मैं कहूं कि चार्ज इसके सेंटर पर है, क्यूब के सेंटर पर, और आप हमसे पूछेगा बताओ कितना फ्लक्स निकलेगा क्यूब से, तो आप सीधा कहेंगे 5 बराबर 1/ε0 इनटू क्यू। लेकिन चूंकि यहां चार्ज सेंटर पे नहीं था, कॉर्नर पे था, इसलिए हमें पहले गॉसियन सरफेस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो 8 गो क्यूब मिलकर के गॉसियन सरफेस बनाएगा, और वहां से जो फ्लक्स निकालिएगा ये फॉर्मूला चलेगा 1/ε0 इनटू क्यू। लेकिन आपको चाहिए 1 गो क्यूब से, ये तो 8 गो क्यूब से हुआ, आपको चाहिए 1 गो से, इसलिए होगा 1/8। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ध्यान लगाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए जरा, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, अब आपसे जरा समझना है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंफॉर्मेशन देता है, कहता है फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ दिस। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे यहां पर देखिए हम एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बना दे रहे हैं। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा है तो आप कहते हैं फील्ड यूनिफॉर्म है, कहीं पर अगर फील्ड लाइन ऐसा है तो आप कहते हैं फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो फील्ड के नेचर के बारे में बताता है। अगर कहीं पर ऐसा लाइन बना हुआ है, इस तरह लाइन बना हुआ है, तो आप कहते हैं जहां लाइन क्लोजर होता है वहां फील्ड स्ट्रांग होता है, जहां लाइन फार अवे होता है वहां फील्ड वीक होता है। फील्ड का स्ट्रेंथ का भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, अगर आपको इस पॉइंट पे जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहां ड्रॉ कर देते हैं टेंजेंट, तो मिल जाता आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की मदद से फील्ड की स्ट्रेंथ जान पा रहे हैं, फील्ड की नेचर जान पा रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन जान पा रहे हैं। तो आप जरा सोचिए क्या क्या आप कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट और जरा समझिएगा, जैसे अगर मान लेते प्लस क्यू चार्ज है तो इससे लाइन बाहर जाता है, मतलब हम चार्ज के नेचर से पता लगाते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इसका उल्टा बोलिए, हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के नेचर से चार्ज के नेचर पता लगा लेंगे। जैसे बोलेगा भाई यहाँ कोई चार्ज है पता नहीं, लेकिन लाइन बाहर जा रहा है, तो दावे के साथ बोलेंगे इसके अंदर में प्लस क्यू चार्ज है। अगर बोलेगा कहीं पर मान लो भाई यह स्फीयर है, लाइन अंदर आ रहा है साहब, तो दावे के साथ बोलेंगे इसके अंदर में चार्ज माइनस क्यू है। तो इन सारी कंसेप्ट के आधार पर अगर आप सोचेंगे तो क्या जवाब होगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, नो डाउट 100% क्लियर। डायरेक्शन भी आप निकाल लेते हैं इंटेंसिटी का, नेचर ऑफ चार्ज भी पता लगा लेते हैं। तो ए बी सी सब सही है, तो आपको मानना होगा ऑल ऑफ दिस, सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी से रिलेटेड जो कंसेप्ट की चर्चा कर रहे थे। कहता विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। सिंगल नेगेटिव चार्ज से कौन सा पिक्चर बता रहा है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में। देखो बच्चों जरा गौर करो, यहां माइनस लिख दिया गया है और लाइन बाहर जा रहा है। क्या माइनस से लाइन बाहर जाता है? बिल्कुल नहीं। हमसे कह रहा है सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इसमें लाइन सारा अंदर आएगा, यानी माइनस क्यू चार्ज है तो लाइन अंदर आएगा, तो ये वाला गलत हो गया। और अब देखिए यहां पर ये माइनस तो है लेकिन लाइन सब अंदर आ रहा है,
तो ये डायग्राम सही है। अब इसके बारे में जरा सोचिए, बहुत बच्चा सोचता हो इसके बारे में। अब जरा सोचो, यहां पर माइनस है, लाइन इधर जा रहा है, तो बोलिए बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए डायग्राम सही नहीं होगा। इसके बारे में सोचिए, यहां माइनस है, लाइन बाहर जा रहा है, इसलिए भी सही नहीं है। माइनस है तो लाइन इसकी ओर आएगा, चाहे जिधर से लाओ इधर से आएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हो आप कौन ऑप्शन को मारेंगे? आपका सही ऑप्शन होगा बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर। द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट। अब आ गया चार्ज कंजर्वेशन से रिलेटेड बात। चार्ज कंजर्वेशन क्या बोलता है? हम लोग यही कहते हैं ना कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, यही बोलते हैं। इन सारी बातों को कलेक्टिव रूप में आप समझिए। अगर मान लेते हैं आपसे कहता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट, कहता है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। एक मिनट के लिए समझता हूं ये बात सही है। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी सही है। लेकिन सिर्फ अगर ये लाइन को अगर देखा जाए तो क्या हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को 100% वैलिड करता है? नहीं, वो तो हाफ पार्ट के बारे में बता रहा है। कहता है चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होता, ये भी हाफ पार्ट के बारे में बता रहा है। लेकिन अब जरा देखिए यहां पर होता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स कांस्टेंट। अरे चार्ज कंजर्वेशन से पार्टिकल का क्या लेना देना है, इसलिए इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज परमिसिबल। कहता है साथ साथ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। बिल्कुल सही बात। अगर ऐसा एग्जांपल जो क्लास में हमेशा देते रहते हैं, ग्लास रड को सील क्लॉथ पर रगड़ते हैं तो ग्लास रड पर आता पॉजिटिव चार्ज, सील क्लॉथ पर आता नेगेटिव चार्ज। जितना ग्लास रड पर पॉजिटिव आता है उतने सील क्लॉथ पर नेगेटिव आता है। तो बिल्कुल ये साथ साथ होता है। अगर मान लेते दो इंसुलेटर है, सुटेबल इंसुलेटर, सपोज करो ए और बी, अभी इसके ऊपर में चार्ज 0 है, अभी इसके ऊपर में चार्ज 0 है, लेकिन जो रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें प्लस चार्ज, मान लो ए से निकल रहा है तो इस पर सपोज करो प्लस क्यू डेवलप हो गया। तो प्यारे बच्चों इस पर डेवलप हो जाएगा, इस पर डेवलप हो जाएगा, प्यारे बच्चों इस पर डेवलप हो जाएगा। अब जरा सोचिए यहां पर ये है आपका बी, अगर इस पर डेवलप हो गया प्लस क्यू तो उसी समय इस पर डेवलप होगा माइनस क्यू। और फिर अगर हम निकालेंगे टोटल चार्ज तो पहले जैसा, पहले भी पूरा मिला के 0 था और अभी पूरा मिला के कितना आएगा? 0। तो यानी जब दो बॉडी को रगड़ते हैं तो साइमल्टेनियसली एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। सो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको डी ऑप्शन मारना है। ए बी हाफ पार्ट के बारे में बता रहा है, लेकिन डी पूरे बारे में बता रहा है कि हाँ जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली डेवलप होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में बच्चा लोग जनरली मिस्टेक करता है, सोचता है चार्ज तो क्रिएट नहीं होता है, ये बात भी सही है, चार्ज नाइदर की चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी खत्म नहीं होता है। लेकिन आप पूरी बात को समझना है तो आप ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहता था मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज। आप मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना सोच सकते हो? सोचिए कौन सा कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। तो कहेंगे सर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, जिसमें आपको बताया जाता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस क्या बताता? चार्ज पॉजिटिव होता है। माइनस क्या बताता? चार्ज नेगेटिव होता है। एन होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, एन होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो एन की कम से कम वैल्यू कितना लेंगे? 1। तो लेसे अब आपके पास Q बराबर क्या हो जाएगा? E। तो अब जरा सोचो एन का सबसे कम वैल्यू 1 ले रहे हो तो इस यूनिवर्स में सबसे कम चार्ज किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, जो हमेशा रनिंग क्लास में बताया जाता है। यानी इसकी वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी ये बताता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना संभव है। तो जवाब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या 1 कूलम मिनिमम चार्ज है? अरे 1 कूलम तो बहुत ज्यादा चार्ज है, उसमें लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये वाला आंसर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये देखो ठीक एकदम इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, उसके मैग्नीट्यूड गिवन है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है तो यही वाला ऑप्शन आपको टिक करना है।
और ज़्यादातर ये क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में आपको आया हुआ है। प्यारे बच्चों, इस सारी बातों को समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है? अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन इसी तरीके का था। क्या कहता है? चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है? चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। वो एक पार्टिकुलर अमाउंट के बारे में बता सकता है कि एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो भी आप n का वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। अगर n का वैल्यू आप निकालते हैं इस फार्मूला से, और अगर n की वैल्यू आती फ्रैक्शन में या n का वैल्यू आता 1 से कम, तो कहते हैं चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। आप जब तक कोई पार्टिकुलर अमाउंट नहीं बोलेंगे तो फिर ये कैसे दावा कर सकते हैं चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है? इसलिए इस बारे में आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। फिर कहता है चार्ज एग्जिस्ट, फिर वही बात, चार्ज एग्जिस्ट मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में बताता है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, तो इसलिए दोनों ऑप्शन नहीं होगा। फिर कहता है देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हाँ, ये जरूर बताता है कि कम से कम कितना चार्ज का परमिशन है, कम से कम कितना चार्ज क्रिएट हो सकता है, कम से कम कितना चार्ज पॉसिबल है, तो इसके बारे में बताता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, बिल्कुल गलत बात। तो आप इन चारों ऑप्शन को देख करके कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे प्यारे बच्चों? फिर आपका ऑप्शन होगा क्या? सी। देखिए, जैसे जैसे आपको लेकर चलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप तैयारी करते चले जाएं। बड़ा क्वेश्चन तो डायरेक्ट नोट से आपको भिड़ेगा, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बस रहा एमसीक्यू का सवाल, तो एमसीक्यू आपको हम कराते जाएंगे, उसको आप फॉलो करते चले जाइएगा। फिर फिजिक्स में आप दमदार नंबर लाएंगे। अब लीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या कैरेक्टर है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड। ये दोनों बातों हमेशा माइंड में रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देता है, तो कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट क्या है? कंजर्वेटिव, हाँ होता है। नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता है। ये कंजर्वेटिव है या एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है? फिर कहता है समवेयर कंजर्वेटिव, समवेयर नॉन कंजर्वेटिव, बिल्कुल गलत बात। ऐसा थोड़ी है कुछ दूर कंजर्वेटिव होता है कुछ दूर नॉन कंजर्वेटिव होता है, वो भी गलत बात। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर बोला होता सिर्फ, तो आप कंजर्वेटिव ही बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। आइए अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये सुंदर है, ये कंसेप्ट पर है और इसको अच्छा समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो, इसमें प्रोटॉन डाल दो। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन? उसके एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा? अच्छा, अगर मान लो इस फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, प्रोटॉन इधर भागेगा। नेगेटिव चार्ज पर जब फोर्स लगता है फील्ड के जस्ट अपोजिट, यानी अपोजिट भागेगा। लेकिन आपसे डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन के रेशियो के बारे में। तो चलो बच्चों, कैसे बनेगा ये जरा समझ लीजिए। कैसे बनेगा वो देखिए। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बाई क्या? मास। और अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है तो आप लिखेंगे QE बाई M। अब बारी बारी से बात कर लो। पहले बात कर लो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल दो E। सेम फील्ड है तो इंटेंसिटी दोनों के लिए सेम होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं प्रोटॉन के लिए। ये सारे काम आपको रफ में करना है। तो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है, इसलिए आप स्मॉल ई डाल दो। फील्ड सेम है इसलिए इंटेंसिटी सेम रहेगा। और यहाँ पर MP, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कैसे पूछ रहा है रेशियो? पहला क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन। फिर क्या बोल रहा है? प्रोटॉन। उसको एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, तो क्या था बताओ उसके एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा? यहाँ डाल दो AE और यहाँ डाल दो AP। AE का वैल्यू कितना है? EE बाई ME। और यहाँ देखो इसका वैल्यू कितना है? EE बाई MP। तो लीजिए EE कट गया, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसे भी देख लो, एक्सेलरेशन मास के कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। तो चूंकि ऊपर में इलेक्ट्रॉन है नीचे में प्रोटॉन है, तो मास का रेशियो उल्टा आएगा, इसलिए MP बाई ME। तो आपका आंसर ये वाला होगा, MP बाई ME। सही ढंग से ऐसे लिखा जाएगा, M सफिक्स में P डिवाइडेड बाई M सफिक्स में E। तो आपका C ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है आज।
कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स नॉट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस। देखिए यहां दो फोर्स का कॉम्बिनेशन कर रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। आप एक काम करो, यहां पर इलेक्ट्रॉन ले लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां ले लो, दो इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों सेपरेशन ले लो R। आपको पता है इसका चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, इसका भी चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास होता है 9.11 10⁻⁻31। यहाँ पर भी मास होता है 9.11 10⁻⁻31 kg। तो मास आपको पता है, चार्ज पता है, कैसे मांग रहा रेशियो जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ रखेंगे Fe/Fg। Fe का वैल्यू हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? G M1 M2/R²। दिस विल बी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू, अच्छा K का वैल्यू बताइए। कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10⁹, कुछ नहीं बोला जाता है, मीडियम एयर पकड़ के चलते हैं। Q1 वनी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19, और यहाँ देखिएगा 6.67 10⁻⁻11 कैपिटल G का वैल्यू। और बताइए इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10⁻⁻31, यहाँ पर 9.11 10⁻⁻31। इसमें कैलकुलेशन के चक्कर मत फंसना, पावर का हिसाब करो, पावर से खेला हो जाएगा, फिर अंदाजा आपको मिल जाएगा। देखो भाई 9 और 1.6 रहने दो, ये 1.6 रहने दो, 6.67 और 9.11 फिर 9.11, पावर का जरा हिसाब करो तो ऊपर में कितना हो जाएगा? -19 -38 + 9, तो हो जाएगा -29। और यहाँ देखिए कितना होगा भाई? -31 62 और -11 10⁻⁻73। इस पावर को पहले ऊपर ले चलो, अंदाजा आपको मिल जाएगा कौन ऑप्शन आपका मिलने वाला है। पावर ऊपर ले चलो, 73 में 29 को माइनस करो, 13 में 9 गया, 9 4 13 होता है 4, यहाँ 6, यहाँ 4 आएगा। मतलब आपका ऐसा आ रहा है 9 × 1.6 1.6 और यहाँ 6.67 9.11 और फिर 9.11 10⁻44 आ गया। और प्यारे बच्चों नीचे बड़ा वैल्यू है और ऊपर छोटा वैल्यू है, तो इसमें पावर अभी और बढ़ेगा। अब गेस करो 38 होगा? नहीं, उससे पावर तो अभी ज़्यादा है। 32 होगा? नहीं, उससे पावर अभी ज़्यादा है, इससे पावर अभी ज़्यादा है। जब इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे ना तो इतना वैल्यू आएगा 4 × 10⁻52। इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। तो इस प्रकार से आपको MCQ कंटिन्यू फॉलो करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना है। तो आज की क्लास यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।